अगर आपने कोई भी फूड कंजम्पशन का प्रोडक्ट बनाना है तो दैट शुड बी हलाल। उसके इंग्रेडिएंट्स हलाल होने चाहिए, उसके अंदर किसी किस्म का कोई ऐसा कंटेमिनेशन वाला एंगल नहीं होना चाहिए। आई वेंट टू SM लॉ, वो मेरा बेटा साथ साथ था एंड राइट एट द फ्रंट आई इनकाउंटर्ड माई प्रिंसिपल, जो कि मुझे नहीं पता था ये प्रिंसिपल है। तो ही सॉ दिस वुमन कमिंग विद अ चाइल्ड एंड ही वाज लाइक, आप कौन है और कहाँ जाना है? तो आई सेड कि आई एम first year student or I'm here to study. He said, is he your son? So I said yes. So he said, कैसे आप क्लास में बैठेंगी बच्चे के साथ? तो I said, I trust my son. He won't make a sound. हम फिल्मों में देखते हैं कि फूड इंस्पेक्टर का छापा पड़ जाता है, होता है ऐसा रियलिटी में भी या जस्ट मूवीज में? नहीं, बिल्कुल होता है। हम उसके अंदर इस चीज को मेक श्योर करते हैं कि हमारी जो प्रिंटर्स हैं वो स्पेसिफाइड हों। हम जिस किस्म का लेबलिंग और पैकेजिंग मटेरियल यूज करें या जिस किस्म के प्रिंटिंग रोल्स यूज कर रहे हैं वो बहुत एक्सक्लूसिव किस्म के होते हैं। तो अगर कोई काउंटरफीटिंग कर भी रहा होता है तो कहीं ना कहीं देयर इज अ डिफरेंस, जो हमारी सेल्स की टीम, जो हमारी क्वालिटी की टीम बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेती है। पता लग गया कि ये काउंटरफीट है या हलाल का लोगो मिसयूज किया गया है, गलत यूज किया गया है, इस पे क्या सजाएं हो सकती हैं? क्या ये क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं? एक रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशनल टेबल, जो होना बहुत जरूरी है ताकि जो आपका कंज्यूमर है उसको पूरी तरह से पता हो कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट दे आर कंज्यूमिंग और उस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या मटेरियल मौजूद है, क्या क्या इंग्रेडिएंट मौजूद है। लिटिगेशन में भी आपने काम किया है, इन हाउस में भी यू आर ऑन लीडिंग पोजीशंस, तो क्या एक्सपेक्टेड सैलरीज होती हैं दोनों जगहों पे? देखिए, पहले जुमला होता था कि मर्द से उसकी तनख्वाह और औरत से उम्र नहीं पूछते। वुमेन से तो ना उम्र पूछते हैं ना तनख्वाह पूछते हैं। Welcome back to another podcast. Today we have a very special guest, Ms. Gulzeb Khan, advocate with us in this episode. She has around a decade of experience in legal profession and for a long time she has been working in litigation. Then she transferred to corporate in-house setup and currently she is working as a company secretary and head of legal at Hilal Foods. The major portion of the discussion in this podcast was about laws and the regulations specifically for the food industries such as Pakistan Halal Act, Food Authority Act, Food Authority, Halal Authority, their powers, discretions, and many more. Alongside that, we have also discussed the personal growth and personal journey of our guest. So watch this podcast till the end. Enjoy. So thank you so much for your time. आप यहाँ पे आई, आप मैनेजर लीगल हैं हिलाल ग्रुप ऑफ कंपनीज की. So what is this group? हिलाल नाम से तो फूड का लग रहा है, तो what is this ग्रुप क्या है? बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल एंड आई एम प्लीज्ड टू बी हियर। हिलाल फूड्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली हिलाल इज़ एन एंटायर ग्रुप दैट इज़ बीइंग रन बाय द मुंशी फैमिली and there are 4 companies in the entire group. One is Hilal Foods, FMCG. They manufacture into confectionery and into baking products. And then there is Hilal Care. Hilal Care is about fragrances, bold body sprays. You must have heard of that and all of that. So that's basically Hilal Care. Then we have Hilal Retail Brands. That is the Domino's Pizza Pakistan, the franchise from Domino's International. And lastly, we have Shalimar Foods. Shalimar Foods आपने सुना ही होगा, तुलसी रसीली. तो foods से basically we resonate with Ding Dong and Fresh Up and everything. And with Shalimar we resonate with Tulsi and Rasili. So आप लॉ से डायरेक्ट फूड इंडस्ट्री में कैसे, मतलब हमेशा से आपको शौक था कि फूड इंडस्ट्री रिलेटेड लॉज पे काम करना है या इट्स जस्ट प्रोफेशनल थिंग, कंपनी है तो ठीक है वी आर वर्किंग? नहीं, there has been certain transition. Actually, my entire journey within the legal field has been very diverse. Initially, I was into very hardcore litigation. I used to go city court, high court. I have worked with some good law firms in Karachi. I have worked with G.N. Qureshi Saab, Khaleek Ahmed Saab. Then I worked with Malik Naeem Iqbal Saab. From there, I decided to move in-house. अब इन हाउस में भी इनिशियली सिंस आई वॉज अ न्यूबी तो आई हैड नॉट दैट मच एंटाइटलमेंट के जी कौन सी कंपनी कैसी है कैसी नहीं है. आई जस्ट वांटेड टू मूव. तो आई इनिशियली ज्वाइंड EFU लाइफ इंश्योरेंस. मैंने इंश्योरेंस सेक्टर में काम किया. देन फ्रॉम इंश्योरेंस आई मूव्ड इनटू रिटेल सेक्टर, इम्तियाज स्टोर्स. अब इम्तियाज स्टोर्स जब मैं एंटर हुई तो वहाँ पर भी आई हैड नो क्लू एज टू हाउ द रिटेल इंडस्ट्री वर्क्स. बट ऑब्वियसली जब आप स्टेप इन करते हैं तो आपको चीज़ें बेहतर समझ में आना शुरू होती हैं. इम्तियाज़ में आई वर्कड फॉर ऑलमोस्ट 2.5 year, 3 year. देन फ्रॉम देयर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी एट हिलाल. जब हिलाल में मूव हो रही थी तो आई ऑब्वियसली डिड माई रिसर्च एंड आई न्यू दैट लाइक इम्तियाज़, सिंस इम्तियाज़ इज़ वन ऑफ द लीडिंग रिटेल चेन्स इन पाकिस्तान, हिलाल इज़ वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स इन पाकिस्तान. तो दैट थिंग एक्चुअली एंटाइस्ड मी कि ओके इट्स अ गुड नेम, इट्स अ गुड पोर्टफोलियो. बट वंस आई मूव्ड आई रियलाइज्ड कि ओके इनका प्रोफाइल क्या है, वर्किंग कैसे होती है, सारा कुछ. सो एवर सिंस दैट आई हैव बिन डिलीवरिंग इन द बेस्ट पॉसिबल कैपेसिटी.
बट जो आपका ये सवाल है कि जी लीगल फील्ड से कंपनी में कैसे गई, तो कंपनी में होते हुए भी मैं लीगल में हूँ, सो सो दैट वेरी मच ऑब्वियसली आप लॉ, सफाइसेस। मैं हमेशा कहता हूँ कि लॉ एक ऐसी फील्ड है कि आप इसको हर दूसरी फील्ड के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो। अगर आपको या मेडिकल में इंटरेस्ट है तो आप उसको लीगल वे में उसको लीगली कनेक्ट कर सकते हैं, हम्म मेडिकल लॉज पे, मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस पे, हम्म या इंजीनियरिंग पे है तो आप उस तरफ जा सकते हैं, स्पेशलिटी आप अपनी बना सकते हैं, किसी भी हम्म इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप हम्म काम कर सकते हैं, हम्म ट्रांजैक्शनल लॉयर बन सकते हैं। हम्म सो आई थिंक लॉ ही एक ऐसी फील्ड है कि जो हर फील्ड के साथ कनेक्ट की जा सकती है। एग्रीड। आप चूंकि हिलाल आपकी कंपनी का भी नाम है, सो हम बहुत सारे फूड आइटम्स देखते हैं जिनमें हमें एक लोगो नज़र आता है हिलाल लिखा हुआ। सो ये कैसे मिलता है? इसका क्या कोई भी इसको लगा सकता है? इसकी कोई रिक्वायरमेंट्स हैं? आप ही की कंपनी का है ये, या ये कुछ अलग है? अच्छा, आप हिलाल ट्रायंगुलर लोगो की बात कर रहे हैं, तो वो तो हिलाल फूड्स का जो एक रजिस्टर्ड कॉपीराइट लेबल और लोगो नहीं, है। हर फूड आइटम्स पे जो डब्बे पे यस, वो आप मसाले का डब्बा हलाल की लेंगे, बात कर रहे जी हैं। हलाल। हलाल, यस। इज इट डिफरेंट हिलाल या और हलाल? या हिलाल इज HILAL, हिलाल, जैसे हिलाल अहमर, हिलाल का चांद, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम दैट। बट आप जो बात कर रहे हैं वो हलाल सर्टिफिकेशन की कर रहे हैं, दैट इज द हलाल वर्ड। तो हलाल की जहाँ तक हम बात करते हैं तो बिल्कुल पाकिस्तान की रजिस्टर्ड एंटिटी है। हलाल सर्टिफिकेशन के आज तक हमारे पास पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में चले जाएं तो देयर वर नो लॉज, हमारे कोई कंक्रीट लॉज नहीं थे, देयर वर नो सच बॉडी दैट वाज गवर्निंग द हलाल सर्टिफिकेशन। बट कुछ साल पहले, आई गेस बैक इन 2016, द हलाल लॉज केम इन टू बींग एंड इट इज़ बेसिकली गवर्नड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। वो ये कर रहे हैं कि उन्होंने प्रॉपर स्टैंडर्डाइज सिस्टम्स बना दिए, हार्मोनाइज स्टैंडर्ड्स बना दिए कि अगर आपने कोई भी फूड कंजम्पशन का प्रोडक्ट बनाना है तो दैट शुड बी हलाल, उसके इंग्रेडिएंट्स हलाल होने चाहिए, उसके अंदर किसी किस्म का कोई ऐसा कंटेमिनेशन वाला एंगल नहीं होना चाहिए। दैट वेरी क्लियरली रिफ्लेक्ट्स कि अगर आपने, लेट्स एज्यूम आप मार्केट गए हैं, आपने एक जूस की बॉटल उठाई है, तो उस जूस बॉटल के ऊपर अगर आपको सर्कल के अंदर हलाल लिखा हुआ नज़र आ रहा है तो दैट मीन्स इट हैज़ बीन सर्टिफाइड बाय द हलाल बॉडी। उस चीज़ की वजह से हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अब बेनिफिट हमें क्यों है? सबसे पहली बात ये है कि आपका, अगर हम रिलीजियस बात कर लें तो ईमान की बात कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी मुस्लिम के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो हर किस्म की हराम चीज़ से दूर रहे। तो पाकिस्तान के अंदर इस तरह की बॉडी का बनना बैक इन 2016 और प्रॉपरली उसका इन्फोर्स होना पाकिस्तानी कौम के लिए भी और फिर पाकिस्तान की ग्लोबल एक्सपोर्ट के लिए भी बहुत ज़रूरी था। क्योंकि वंस यू आर एक्सपोर्टिंग स्टफ इनटू द मिडल ईस्ट और इनटू द गल्फ रीजन्स, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट इट इज़ हलाल एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू कंटेमिनेट एनीवन्स ईमान। पाकिस्तान के अंदर की अगर हम बात करें तो दैट इंडस्ट्री बेसिकली रन्स एंड इज़ गवर्न्ड बाय द फेडरल बॉडीज़ दैट मेक श्योर कि आपका हर इंग्रेडिएंट प्योर है, आपके हर इंग्रेडिएंट के अंदर हलाल प्रोपोर्शंस हैं। यहाँ तक कि अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट उसके अंदर है जो कि इम्पोर्ट हुआ है, लेट्स एज्यूम अगर किसी के अंदर जेलेटिन है और वो इम्पोर्टेड जेलेटिन है, तो दे ऑल्सो मेक श्योर कि दैट जेलेटिन इज़ हलाल, ऐसा ना हो कि उसमें कुछ हराम हो। तो दैट हलाल लोगो इज़ बेसिकली लाइक अ ट्रस्ट फैक्टर कि वट एवर यू आर कंज्यूमिंग इट इज़ नॉट गोइंग टू हैव एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन योर ईमान और ऑन योर हेल्थ। सो दैट बेसिकली अच्छा, सर्टिफाइज हमारे दैट। पास एक है पाकिस्तान हिलाल एक्ट 2016 का आई थिंक, और या पाकिस्तान हिलाल अथॉरिटी भी है। सो 2016 का लॉ है, इससे पहले हम इसी तरह से इसको रेगुलेट करते थे, या इसकी कोई लेजिस्लेशंस थी स्पेसिफिकली, या इसके बाद ही ये सारी प्रॉपर इस तरह की हमारे पास? बिकॉज अगर मुझे थोड़ा याद पड़ रहा है कि हम उससे पहले भी हलाल का लोगो तो देखते थे। बिल्कुल। एक्चुअली इस पे जितना मैंने देखा है या मैंने इसके बारे में जानती हूँ, तो पहले भी बॉडी प्रॉपर ऑपरेशनल थी, बट इसका एक्ट नहीं था। एक्ट इस एंगल से कि येस देयर वर रूल्स, देयर वर लॉज दैट वर इम्प्लीमेंटेड। इसी तरह से जैसे फूड अथॉरिटीज़ हैं आपकी, आपकी फूड अथॉरिटीज़ भी मेक श्योर करती थी कि जी पैकेजिंग के अंदर हलाल लिखा हुआ। अब वो हलाल की रिक्वायरमेंट थी आपके पैकेजिंग के एंगल से। अब जो ये बॉडी बनी है 2016 से ऑनवर्ड्स, वो बॉडी मेक श्योर करती है कि आपके इंग्रेडिएंट्स भी ठीक हों, आपकी जो एक्सपोर्ट है उसके साथ आपके सर्टिफिकेट्स भी प्रॉपर हों, आपकी लैब टेस्टिंग प्रॉपर हो। तो वो सारी बॉडी और उसके प्रॉपर फंक्शंस 2016 से ऑनवर्ड्स इम्प्लीमेंट हुए हैं। उससे पहले येस द फूड अथॉरिटीज़ और अदर लोकल कमीशंस, दे वर एक्चुअली इनैक्टिंग दैट, बट द प्रॉपर बॉडी वॉज लेजिस्लेटेड बैक इन 2016। अच्छा, जैसे हम, आपने कहा कि पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट भी थी, और हम अभी भी पैकेट्स पे ही देखते हैं कि हलाल लिखा हुआ होता है, बट
इक्वली चांसेस हैं जैसे कि पूरी कंपनी के ही जो जाली चीज़ें बन रही होती हैं तो उसको भी तो कोई गलत इस्तेमाल कर सकता है। जस्ट हलाल चीज़ ना भी हो उस पे प्रिंट करके लगा ले और हम यही समझते रहें कि ये हलाल है। सो इसको कैसे चेक एंड बैलेंस किया जाता है, कौन इसे चेक एंड बैलेंस करता है? ओके। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो हमारी यही हलाल फूड रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, दे हैव देयर ड्यूटीज़ टू एक्चुअली इंस्पेक्ट। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं कि सिंस आई एम इन द एफएमसीजी सेक्टर, तो हम भी अपने प्रोडक्ट्स को ओन कर रहे होते हैं। लेट्स एज्यूम अगर मैं कहूं कि मुझे पता चलता है कि साउथ पंजाब में या कहीं पर हमारा कोई 2 नंबर मटेरियल बन रहा है या हमारा किसी किस्म का जाली प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो सबसे पहले तो हम खुद इतने विजिलेंट होते हैं कि हम उसको रेड करवा देते हैं। वी मेक श्योर दैट वी रेड द प्रेमिसेस, वी मेक श्योर दैट वी रेड द काउंटर फीटर्स, और हम काउंटर फीटर्स को हाथ से किसी सूरत ना जाने दें। तो सबसे पहले तो जो हमारी कंपनीज़ हैं वो ही विजिलेंट होती हैं बहुत ज़्यादा। वंस वी आइडेंटिफाई सच स्टफ, इसके अलावा हमारी जो फूड अथॉरिटीज़ हैं वो भी बहुत विजिलेंटली काम कर रही हैं। अगर मैं बात करूं पंजाब फूड अथॉरिटी की या सिंध फूड अथॉरिटी की, तो वो भी इस मामले में बहुत विजिलेंट होते हैं फेक मैन्युफैक्चरर्स को ट्रेस करने के लिए। तो वंस दोज गेट इनटू रेडार, तो उस टाइम के ऊपर आप मेक श्योर करते हैं कि यू रन द प्रॉपर लैब टेस्टिंग एंड एवरीथिंग। अब नो डाउट बिल्कुल ये एक लकूना है कि कोई भी फेक मैन्युफैक्चरर या काउंटर फीटर उस प्रोडक्ट को बना सकता है, उसके ऊपर उस चीज़ को स्टैम्प कर सकता है, बट अल्टीमेटली दैट गेट्स इनटू द रेडार वन वे और दी अदर। उस पर फिर तो एक्शन हो सकता है, बट जिस किस्म की सोसाइटी में हम रह रहे हैं और सारा कुछ है, तो 100% हम इस चीज़ को बार नहीं कर पा रहे कि जो हलाल का स्टैम्प है वो सिर्फ और सिर्फ हलाल सर्टिफाइड ही हो। ऑब्वियसली देर आर इन्फ्रिंजर्स देयर। यस। अच्छा, मैं ये आपने एक बात की कि हम जो भी काउंटरफिटर्स होते हैं, जो भी जाली चीज़ें बनाते हैं, आपके रडार पे आ जाते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि वो आपको पता कैसे लगता है? बिकॉज मैंने भी एक एफएमजीसी में काम किया है, फूड मैन्युफैक्चरर कंपनी में। तो वहाँ पे मेरा भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि मेरे सामने ला के 2 पैकेट्स रखे गए, एक ओरिजिनल था और एक काउंटरफिट था, बट उस पर फ़र्क पता नहीं लग रहा था। तो आपको कैसे पता लगता है या आपके रडार पे कैसे वो आता है? और जब आपको पता लग जाता है कि ये जाली है, तो आप उसे किस तरह से रेड करवाते हैं? क्या उसके प्रोसेसेस होते हैं आपके? ओके। अच्छा, देखिए सबसे पहले तो ये कि बिल्कुल आई टोटली एग्री कि बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है कई दफ़ा। वाकई में प्रोडक्ट जब सामने पड़ा होता है तो आप फ़र्क नहीं कर पा रहे होते। बट द थिंग इज़ के जैसे कुछ बड़ी कंपनीज़ हैं जिनमें से एक मेरी हिलाल फूड्स है, तो हम उसके अंदर इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि हमारी जो प्रिंटर्स हैं वो स्पेसिफाइड हों। हम जिस किस्म का लेबलिंग और पैकेजिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं या जिस किस्म के प्रिंटिंग रोल्स यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत एक्सक्लूसिव किस्म के होते हैं। तो अगर कोई काउंटर फीटिंग कर भी रहा होता है तो कहीं ना कहीं देयर इज़ अ डिफरेंस, जो हमारी सेल्स की टीम, जो हमारी क्वालिटी की टीम बहुत ईजिली आइडेंटिफाई कर लेती है। अब अगर इसके अलावा हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप और नेटवर्क होता है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को बहुत अच्छे से पहचान होती है कि ये हमारा जेन्युइन प्रोडक्ट है और फलानी शॉप के ऊपर हमारा आर्टिफिशियल प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। तो हर शॉप पे आप जाके चेक करते हैं? येस, वी डू दैट। हमारे इस तरह के रन डाउन्स होते हैं, हम लोग मार्केट विजिट्स करते हैं। हमारी सेल्स टीम इस मामले में बहुत विजिलेंट है और बहुत एक्टिव है। बाकी जो काउंटर फीटर्स हैं, नो डाउट कि वो काम रुक नहीं रहा। बहुत सारी जगहों के ऊपर प्रिंटिंग प्रेसेस लगी हुई हैं, छोटे छोटी दुकानों के अंदर लगी हुई हैं जहाँ पर इस तरह का काम चल रहा है। बट व्हाट हैपन्स इज़ कि जो हमारा सप्लायर है, जो हमारा डीलर है, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको पता है कि मैं ऑथोराइज्ड हूँ हिलाल की तरफ से या शालीमार फूड्स की तरफ से कि मैंने ये प्रोडक्ट जाकर मार्केट के अंदर मैंने देना है। तो वंस ही गेट्स टू नो थ्रू एनी शॉपकीपर कि ये प्रोडक्ट आया हुआ है पर ये आपने नहीं दिया, किसी और ने दिया, क्योंकि उनके डेजिग्नेटेड एरिया में समवन एंटर्स एंड प्लेसेस द आर्टिफिशियल प्रोडक्ट, तो वहाँ से वो चीज़ हाईलाइट होना शुरू हो जाती है। वंस इट गेट्स नोटिफाइड टू अस, वी मेक श्योर टू कर्ब इट टू द रूट। हमारे पास प्रॉपर चैनल्स हैं, हमारे पास अपनी विजिलेंस टीम्स हैं जिनके थ्रू हम रेड्स करवाते हैं। देन एडिशनल टू दैट वी हैव फूड अथॉरिटीज़। हमारी रेड्स के लिए सिंध फूड अथॉरिटी इज़ वेरी कोऑपरेटिव, पंजाब फूड अथॉरिटी इज़ वेरी कोऑपरेटिव, और हम प्रॉपर प्रोटोकॉल रन करके हर लिहाज से काउंटर फीटर्स को कर्ब करते हैं। तो वी हैव कंडक्टेड वेरी वेरी सक्सेसफुल रेड्स इन द पास्ट एज वेल। अच्छा, अब मैं इस चीज़ के 2 एस्पेक्ट्स मज़ीद हैं कि एक तो हलाल लोगों के रिलेटेड और एक काउंटरफिट जो प्रोडक्ट्स हैं उनके रिलेटेड। जैसे कि पता लग गया कि ये काउंटरफिट है या हलाल का लोगो मिसयूज़ किया गया है, गलत यूज़ किया गया है, तो इस पे क्या सज़ाएँ हो सकती हैं? क्या ये क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं या इस पे सिविल लायबिलिटीज़ ही आती हैं? ओके, दे इट डिपेंड्स। देखें, क्रिमिनल के अंदर भी वो ज़रूर फॉल करती हैं, कंसिडरिंग कि अगर आपने
किसी किस्म का ऐसा प्रोडक्ट बना दिया है विच हैज़ गॉटन सर्टेन हैजर्डस मटेरियल और विच इज़ इम्प्लीमेंटिंग समवन्स हेल्थ इन अ नेगेटिव मैनर, ठीक है, तो वो तो क्रिमिनल में भी चला जाता है। बट ज़्यादातर इनके ऊपर जो पेनल्टीज़ आती हैं या फाइन्स आते हैं वो सिविल नेचर के आते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको एक सीधी सीधी मिसाल दूं कि जो आपका पैकेट है, उस पैकेट को प्रिंट कौन कर रहा है? आपका प्रिंटर कर रहा है, प्रिंटिंग मशीन करी है। अब जो प्रिंटिंग मशीन्स रन करी हैं वो जनरली वही प्रिंटिंग मशीन्स होती हैं जो सुबह में अखबार बना रही होती हैं और शाम को वो दरवाजे बंद करके पीछे से काउंटर फीट का प्रोडक्ट बना रही होती हैं, बॉक्सेस बन रहे होते हैं। बॉक्सेस बन रहे होते हैं। तो वो फिर सिविल नेचर की लाइबिलिटी आ जाती है क्योंकि वो अपने लाइसेंस को वॉयलेट करें। वो ऑथोराइज्ड नहीं है एफएमसीजी का प्रोडक्ट बनाने का, बट वो उस काम को करें, तो दैट देन इनिशिएट्स इनटू अ सिविल लाइबिलिटी। तो बेस्ड ऑन दैट उनके लाइसेंसेस भी कैंसिल होते हैं, प्रिंटिंग प्रेसेस पर छापे भी लगते हैं। और इस सारे के अंदर अगर हम फाइन्स और पेनल्टीज़ की बात करें तो पेनल्टी वेरीज फ्रॉम द नेचर एंड द स्केल ऑफ डैमेज दैट दे आर क्रिएटिंग। इट स्टार्ट्स जनरली फ्रॉम 1 लाख अराउंड टू एन इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 months टू इनटू मिलियंस एंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 years और 7 years अप टू। तो ये सारा कॉपीराइट के एम्बिट में आप डील कर रहे होते हैं या फूड सेफ्टी के एम्बिट में? बिकॉज दो एस्पेक्ट्स हैं। फूड मसाला अगर जैसे हम मिसाल लेते हैं, कोई बनाना वो बुरी बात नहीं है, अगर कोई भी फैक्ट्री लगा के बना सकता है तो सो बिस्मिल्लाह बनाए, बट उस पर कॉपीराइट यूज़ करना ये गलत बात है। एक ये तो कॉपीराइट के एम्बिट में आ जाएगा, बट एक है कि फूड ही अनसेफ बनाया जा रहा है, तो आप जब रेड्स करते हैं तो आप किस एम्बिट में जाके उसको प्रोसीड करते हैं? अच्छा, इट डिपेंड्स। कई दफ़ा हमारे पास ऐसा होता है कि हम अपने ट्रेडमार्क की इन्फ्रिंजमेंट उस वक्त करवाते हैं जब अगर कोई हमारा रजिस्टर्ड कॉपीराइट या ट्रेडमार्क का डिज़ाइन जब कोई एज एज कॉपी करता है तो दैट इज़ कॉल्ड काउंटर फीटिंग, डुप्लीकेशन। उसको तो हम जाकर चैलेंज करते हैं सीधा सीधा ट्रेडमार्क और पेटेंट्स के अंदर। जब हमारे पास आ जाता है ऐसी चीज़ कि किसी ने ऊपर उसने अपना XYZ कोई और लेबल लगा दिया, मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस कंपनी, तो उस चीज़ को फिर हम सिविल लाइबिलिटी के अंदर ले जाते हैं, हम उसको ट्रेडमार्क और कॉपीराइट के अंदर नहीं लेकर जाते। डिपेंड्स एंड इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस। यानी आपको मसाला बनाने से या कोई प्रोडक्ट बनाने से किसी का इतराज़ नहीं है, बना के बेचता रहे, बट आपका लोगो ना इस्तेमाल यस करें। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर इस तरह से हो, आप देखिए हमारे पास कुछ बड़े नाम हैं FMCGs के अंदर। हमारे पास इंग्लिश बिस्किट वाले हैं, हमारे पास स्माइल इंडस्ट्रीज़ वाले हैं, देन वी हैव हिलाल, वी हैव मेफेयर। सब कैंडीज़ भी बना रहे हैं, सब बेकरी प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं, बट ईच वन इज़ ओनिंग देयर प्रोडक्ट। So all of the infringement pertains to violating the ownership. अगर आप ओनरशिप वायलेट नहीं करेंगे तो उस चीज़ को लेकर के कोई भी आपके खिलाफ एक्शन नहीं लेगा। So basically the infringement and trademark, it works solely on the basis of ownership and originality. अच्छा, जो फूड के बॉक्सेस पे हम देखते हैं कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, उसमें मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, ये क्यों लिखे जाते हैं? इतने ग्राम, अगर 100 ग्राम में इतने इस चीज़ की होगी कैलोरीज इतनी, ये क्यों लिखा जाता है? अच्छा, दैट बेसिकली इज़ कॉल्ड द न्यूट्रिशनल टेबल। ये न्यूट्रिशनल टेबल जो है ये हमारी तरफ से, हमारी जो फूड अथॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान की, ये उनकी तरफ से एक प्रॉपर रिक्वायरमेंट है। हमारी जितनी भी फूड अथॉरिटीज़ हैं, प्रोविंशियल फूड अथॉरिटीज़, दे बेसिकली डिराइव देयर पावर्स फ्रॉम पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल, द PSQCA अथॉरिटी। और PSQCA ने हार्मोनाइज स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं विच आर अल्टीमेटली डिराइव फ्रॉम द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। तो PSQCA ने सारी फूड अथॉरिटीज़ को बताया हुआ है कि अगर कोई भी कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो उसके पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स हैं। एक रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशनल टेबल, जो होना बहुत ज़रूरी है ताकि जो आपका कंज्यूमर है उसको पूरी तरह से पता हो कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट दे आर कंज्यूमिंग और उस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या मटेरियल मौजूद है, क्या क्या इंग्रेडिएंट मौजूद है। देन दे ऑल्सो हैव एक्सपायरी डेट्स, मैन्युफैक्चरिंग डेट्स, दे नीड टू हैव सम न्यूट्रिशनल लाइन ऑन दैट एज वेल। तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बैच नंबर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर दैट। तो इस तरह की चीज़ें होना हमारे PSQCA की तरफ से है कि जी आपको ये हर सूरत मॉनिटर करनी है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक फन क्वेश्चन मेरे जहन में है, क्या आपने योरसेल्फ आपने कभी वो देखा है, कभी वो टेबल पढ़ा है और उसके अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन मेक किया है या नहीं? FMCG में आने से पहले मैं बिल्कुल नहीं करती थी, So बट एवर सिंस आई हैव गॉटन इनटू FMCG आई डू। नाउ आई रियलाइज के ओके द टेबल्स आर देयर फॉर अ रीजन। सो आप उसके हिसाब से फैसला करती हैं कि क्या खाना है हाँ, और क्या नहीं? अब आई डू, यस अब आई डू। सो सारी टेक्निकल चीज़ें आपको पता होती हैं? नो, नॉट एंटायरली। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो कि आप सोच रहे होते हैं कि अच्छा ये चीज़ इस पर लिखी हुई है, बट एटलीस्ट यू नो ना। सेटिस्फाई अपने आप यस को कर यस, यू सकते आर हैं। सेटिस्फाइड एज वेल। एडिशनली आप ये देखें कि कुछ लोग होते हैं जो कि एलर्जिक होते हैं, ग्लूटन से एलर्जिक होते हैं, या उनको फ्लावर एलर्जी होती है, या उनको फ्रुक्टोज एलर्जी होती है।
तो ऐसे लोगों के लिए तो बहुत ज़रूरी है चीज़ें होना। अब जो एलर्जिक होगा ना, लेट्स अज्यूम अगर हम कहते हैं, सिंपल मिसाल है, किसी को पीनट एलर्जी है, तो वो सबसे पहले कोई भी चीज़ उठाएगा ना, तो वो एक नज़र पढ़ेगा ज़रूर कि इसमें पीनट है तो नहीं, क्योंकि सबको अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी है। सो द इंग्रेडिएंट्स हेल्प यू आउट इन दैट, या एंड दे आर देयर फॉर अ रीज़न। सो यस। आई थिंक देखनी चाहिए सबको, व्यूअर्स आप भी हमेशा देखा करें, क्या पता आप क्या खा रहे हैं। वैसे ऑनेस्टली मैं देख ज़रूर लेता हूँ, लेकिन उस पे मेरे डिसीजन मेकिंग पे कोई डिफरेंस नहीं आता। लाइक होते हैं स्नैक्स वगैरह, हमें पता है हेल्थी नहीं है, then you are but lucky that you are healthy. I'll say yes. ऐसा ही है। सो आई वुड लाइक टू नो योर जर्नी, कि आपने स्कूलिंग कहाँ से की एंड लॉ की तरफ आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ, एंड आप यहाँ तक कैसे, कुछ तो आपने अपनी जर्नी बता भी दी, Yeah. बट यहाँ तक कैसे पहुँच पाई। लाइक देर आर अ लॉट ऑफ लॉयर्स जो शायद नहीं यहाँ तक इस लेवल तक पहुँच पाते। सो आप में क्या मुख्तलिफ था? अच्छा, सबसे पहले तो इफ़ आई टॉक अबाउट माई जर्नी, दैट इन द लास्ट 8 to 9 years माई जर्नी हैज़ बीन क्वाइट अ whirlwind. Alhamdulillah, upwards only, that I thank आई वुड Allah लाइक for. टू नो फ्रॉम स्कूलिंग कि आपकी स्कूलिंग Yeah. कहाँ से है। Okay, my schooling, basically my hometown is Multan, Punjab. I was born there, I was bred there, my family still stays there. So we are 4 siblings and I'm the third one in the lot. And my schooling was done from Nishat High School in Multan. That's one of the renowned schools. उस वक्त के time का वो English medium school था and everything. My parents were very hands down parents. They were like कि बस हमारे बच्चों का काम है पढ़ना और positions ला के देना। हम वो बच्चे थे जिनकी ज़िंदगी सिर्फ पेरेंट्स, किताबों और घूमने फिरने में रहती थी, फैमिली वेकेशंस और सब, बट द बुक्स वर ऑलवेज अकम्पनिंग अस एवरी पार्ट ऑफ द वे। तो माशाल्लाह से ऑल 4 ऑफ अस सिबलिंग्स वी वर निशातियंस। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो फ्रॉम देयर आई डिड माई FSC फ्रॉम पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस इन मुल्तान। अब accidentally, which I do not endorse, early marriages I don't endorse, but I was only 18 when I got married. So right after FSA I got married. My husband was in Karachi. So I moved to Karachi because of my marriage. Then by 19 I had my son. तो मेरा बेटा और मैं, we have grown साथ. So what happened was that once my son was school going, he was around 2.5, 3 years. So I had plenty of time at my hands. And since the beginning, I was a bookworm. तो I was very clear कि मुझे पढ़ना है, मेरी पढ़ाई को stop नहीं लग सकता. Then when he got into education, I decided to spend my time wisely. I did my graduation in the initial times from Multan again. I went there with my son. I did my graduation. I came back. Then another thing was going on कि नहीं कुछ और करना है लाइफ में, कुछ और करना है. Then I opted for LLB. अब LLB में भी I landed very accidentally. I wanted to do masters at that time. I decided to go for Karachi University, but I used to stay in DHA. तो यहाँ से कराची यूनिवर्सिटी तक डेली जाना, फिर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो वन डे अ फाइन नेबर ऑफ माइन, शी वॉज मैरिड टू अ लॉयर एंड शी वॉज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. तो आई वॉज सिटिंग विद हर एंड आई वॉज टेलिंग हर, बस पढ़ना तो है, अभी समझ नहीं आ रहा, हाउ विल आई डू इट एंड मैनेज एवरीथिंग. तो शी सेड, व्हाई डोंट यू डू लॉ? आई सेड, नो, आई हैव नेवर, नो वन इन माई फैमिली डज लॉ. तो मैं तो मतलब ऐसी फील्ड में क्यों जाऊँगी? तो शी सेड, नो, हैव अ वर्ड विद माई हस्बैंड, मे बी ही विल गाइड यू. हर हस्बैंड बेसिकली एनलाइटेंड मी कि अगर आप SM लॉ से कर लेती हैं तो इट विल ओनली बी 3 hours और बड़ा इजीली कोई अटेंडेंस वगैरह का मसला भी नहीं होता. तो बीइंग अ मैरिड वुमन एंड ऑल बड़ा अच्छा ऑप्शन होगा, मैनेजेबल है. या बड़ा मैनेजेबल है. तो आई सेड ओके, एंड आई स्टिल रिकॉल माई फर्स्ट डे ऑफ लॉ कॉलेज. माई सन एट दैट टाइम वॉज ऑलमोस्ट 3.5. आई प्लेस्ड ऑन हिज बैग, उसमें उसकी कलरिंग बुक्स रखी, उसकी चीज़ें रखी, एंड एज एन एक्सपेरिमेंट आई वेंट टू SM लॉ. वो मेरा बेटा साथ था एंड राइट एट द फ्रंट आई इनकाउंटर्ड माई प्रिंसिपल, जो कि मुझे नहीं पता था ये प्रिंसिपल हैं. तो ही सॉ दिस वुमन कमिंग विद अ चाइल्ड एंड ही वाज लाइक, दिस इज नॉट द स्कूल. या ही वाज लाइक, आप कौन हैं और कहाँ जाना है? तो आई सेड कि आई एम अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट और आई एम हेयर टू स्टडी. और तो उनका फीस पे किया. तो मैंने कहा नहीं, अभी तो मैं 2 दिन एक्सपेरिमेंट के लिए आई हूँ, इफ़ आई कैन मैनेज और नॉट. तो ही लाफ्ड and he said कि is he your son? तो I said yes. तो he said कैसे आप क्लास में बैठेंगी बच्चे के साथ? तो I said I trust my son, he won't make a sound. तो he said really do you think अगर बाकी स्टूडेंट्स डिस्टर्ब हुए? I said no, I vouch for it, मेरा बेटा शोर नहीं करेगा. तो at that he maybe sensed something. तो he said okay, आप क्लास में जाओ
or take the class and then come back down. So I said, fine. I took my son with me. And after the classes got completed, my son throughout, everyone was very good to him, and everyone was like, okay, we have a woman with a child coming to attend classes. Then after I got done with it, so I moved and I was called in by the principal. So I realized, okay, he's the principal who I was having a conversation with. And he then asked me, कि आपको कैसा लगा पहला दिन? So I said, yes, it went good and I like it. He asked me the entire journey and then he said, okay, we allow you. Preferably तो आप किसी को अपने साथ लाएं, so your child can actually sit in the girls' common room and you can study in peace. But even if you want to come along and tag along with him, then make sure it's worth your time. So I said, yes, I will. But I started, and in the initial 1 week, I realized, okay, this is my place. I'm a person who doesn't like stagnant stuff. Law is so exciting. It is so exciting that right after 1 week, I was hands down into LLB. And we were the last batch who completed their 3 years academics. हमारे बाद course 5 years पे चला गया था. We were the first ones जिन्होंने law get preparation की थी और law get में appear हुए थे. तो हमारे ऊपर काफ़ी experiments हुए थे उस दौर So में. law get was I think in 2018. Yes, 18. I So- passed out in 2018 January, and law get was the first one that we took in June 2018. Okay. So after I entered into LLB, I had an immense learning there at SM Law College. The teachers were really great. I made some really good friends. And after third year, when I got to learn that I have scored the highest throughout the 3 years, and Karachi University actually certified me for that, then I was above cloud 9. I was like, okay, it was all there thanks to my son's patience and me. So would you recommend SM Law College now? I just want a brief answer on this. Currently, I have no clue what is going on there because at my time, the principal and the teachers, they were really great. Currently, I have no idea of who the principal is. I think there is some other person who was replaced, but all times were great. The principal, Professor Khurshid Hashmi, he is a very renowned name. He was a great mentor, So you just said that you don't endorse early marriages. Any specific reason? Like you have done everything Yeah. what you could have done without Yeah. marriage, or maybe शायद उससे ज़्यादा Karachi has given you opportunities as well. Yeah. So आपके तो फायदे में ही रही ये चीज़. So why? Learning aspect say, you learn things the hard way. You know, when you are very young, you are constantly tiptoeing your way across career and everything. मेरा ये मानना है कि priorities life में mix up नहीं होनी चाहिए. When it's your time to study, you should study. When it's your time to be a wife, you should be a wife. When it's your time to be a mother, you should be a mother. And professionalism as well. So I do not endorse early marriages only because कि उसमें burdenize सिर्फ वो लड़की होती है जो अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रही होती है. I will not say that my family was not cooperative or whatever. No, alhamdulillah, everything went great my way. But the burden was entirely on me. अगर मेरी लाइफ अच्छी निकल जाती तो भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी. अगर अल्लाह ना करे थिंग्स वेंट डाउन हिल तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी थी. तो आई वॉज टेकिंग वेरी रिस्की डिसीजंस फॉर माई सेल्फ एंड माई लाइफ विच अल्लाह के करम से वॉज वर्किंग आउट एंड ऑब्वियसली आई वॉज अ हार्ड वर्कर एज वेल. बट आई वुड नॉट एंडोर्स इट बिकॉज नॉट ईच वुमेन हैज़ द कैपेसिटी और द nervous system to actually sustain the pressures. So I would not endorse that, yes. अच्छा, so आपने यहाँ पे बात की कि टाइम मैनेजमेंट की उसकी अगर डेफिनेशन हम दें कि आप टाइम्स को मिक्सअप नहीं होने देती, फैमिली टाइम, वर्क टाइम. Yeah. सो आप कैसे मैनेज करती हैं उसको, बिकॉज यू आर इन अ प्रोफेशन, टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, फैमिली भी है आपकी, बच्चे भी हैं, सो हाउ डू यू मैनेज? अच्छा, थ्रू प्रैक्टिस. इनिशियली मैं भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को मिक्सअप कर जाती थी. कई दफ़ा होता है ना कि योर पर्सनल लाइफ इज़ टेकिंग अ टोल ऑन योर प्रोफेशनल लाइफ, प्रोफेशनल इज़ टेकिंग अ टोल ऑन पर्सनल. विथ प्रैक्टिस मैंने अपने आप को बहुत अच्छा ट्रेन कर लिया हुआ है. मतलब मैं व्हेन आई हेयर पीपल से दैट आई एम वन ऑफ द बेस्ट मॉम्स, तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट. आई फील ब्लेस्ड अबाउट दैट एंड प्राउड ऑफ दैट. माई सन सेज कि आई एम वन ऑफ द ब्लेस्ड सन्स कि मुझे ऐसी मम्मा मिली हैं. व्हेन आई एम वर्किंग. मेरी फैमिली में से किसी को अलाउ नहीं है कि डिस्पाइट एन एमरजेंसी दे कैन कॉल मी. बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि 9 to 6 मीन्स 9 to 6. व्हेन आई एम इन माई कंपनी दे आर पेइंग मी फॉर अ रीज़न. मुझे मेरी वो जॉब हलाल करनी है. हम हलाल पे बात ही करें तो मेरा तो लिटरल जुमला ही होता है, मुझे हलाल करना है सब कुछ. 9 to 6 means 9 to 6. If my family has to contact me, they can send me messages, but they cannot call me until and unless there is some emergency.
आफ्टर 6 आई डोंट लुक एट माई मोबाइल. आई एम वेरी क्लियर कि आफ्टर 6 कोई भी मसला है या कुछ भी है, इट कैन वेट till 9 in the morning until and unless the CEO directly approaches me. आपको He is an लाइफ में exception. या he is an exception, yes, but apart from that things can wait. You know, हम लाइफ में इतना ज़्यादा ड्रिल में आ जाते हैं ना. I have been studying and doing stuff since 2014. I got married in 2011 and I've been doing stuff since 2014. And since 2014 till now, I have not rested. So through time, practice, patience, what I do is I take quarterly breaks. After every quarter, I take annuals and I go on vacation. जब मैं वेकेशन पर हूँ तो फिर तो कोई मेरा नहीं है. So you have to do that. मेरे घर की प्रायोरिटी, मेरी चीज़ों की प्रायोरिटी. Even when I am working, I have a total house help available. She stays with me also and my house help is looking after stuff. But I totally believe कि it's all about management. मैं ऑफिस में भी मौजूद हूँ तो माई टीम नोज दैट ओके द मैनेजर इज देयर टू मैनेज स्टफ. सिमिलरली माई हाउस हेल्प नोज दैट इवन द वुमेन इज़ नॉट देयर, बट अगर बाजी ने मुझे कुछ कहना है तो शी इज़ कॉन्स्टेंटली मैनेजिंग मी एज वेल. इवन दो आई एम नॉट अवेलेबल एट होम, अगर मेरे बेटे की एकेडमिक्स से रिलेटेड कुछ है तो आई कैन ऑलवेज मैनेज हिम वाइल सिटिंग एट ऑफिस. तो ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी आनी चाहिए. वन कैन नेवर बी सक्सेसफुल एट एनी प्लेस विदाउट मल्टीटास्किंग. मल्टीटास्किंग बट शटिंग डाउन द बॉक्स एज वेल. ये ट्रेनिंग जिस बंदे ने अपनी कर ली ना कि ओके दिस चैप्टर नाउ स्टेज till 6 till 7 till 8, तो उसके बाद आप अपने दूसरे आई एम काम में लग वंडरिंग कि जाते हो. आपने एक अच्छा खासा टाइम लिटिगेशन में काम किया. सो Yeah. लिटिगेशन में आई कैन गारंटी दैट यू कैन नॉट डू दैट. सो वहाँ पे आप कैसे मैनेज करती थी? बिकॉज चले इन हाउस में समझ आता है 9 to 5 जॉब है. लिटिगेशन Yeah. के तो आपका ऑफिस वर्क स्टार्ट ही 4 बजे के बाद होता है Yes. एंड 2 बजे तक आपका कोर्ट है. आप दोनों में से कोई भी Yes. अवॉइड नहीं कर सकते. सो Yes. हाउ डिड यू डू दैट? ओके मैंने लिटिगेशन जितनी भी की है ना शुरू के 4 साल, उन 4 सालों के अंदर मेरी लिटिगेशन के डिसिप्लिन्स भी बहुत क्लियर थे. मेरे सीनियर्स को पता था कि आफ्टर 7 शी विल नॉट बी सीन. मैं ये कहती थी कि अगर आपने कोर्ट सिर्फ मुझे इसलिए ले जाना है कि मैं आपके साथ फाइल पकड़ पकड़ के ब्रीफ होल्ड करती रहूं, तो डू नॉट टेक मी टू कोर्ट. आपकी प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए कि अगर नेक्स्ट डे यू वांट अ ड्राफ्ट रेडी फ्रॉम माय एंड, तो आप मुझे उस ड्राफ्ट के लिए ऑफिस बिठा दें, बट डू नॉट एक्सपेक्ट मी टू स्टे आफ्टर 7. तो शुरू दिन से मेरी तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैव बीन वेरी वेरी क्लियर. चाहे मैं इंटर्न थी, चाहे मैं न्यूबी थी, चाहे मैं एसोसिएट थी, आई हैव ऑलवेज वर्कड ऑन माई ओन टर्म्स. जब तक आप खुद अपना डिसिप्लिन नहीं बनाते ना हमाद, कोई और आपको एडजस्ट नहीं करता. ये लाइफ का रूल है. आपको ज़िंदगी वही देगी जिसकी अकोमोडेशन आप खुद बनाएंगे. सीनियर्स गुस्सा भी होते थे, सीनियर्स को थोड़ा सा बुरा भी लगता था कि जी हम अगर 9 बजे तक बैठे हैं, आप 9 बजे तक बैठे हैं तो यू डिड नॉट क्लॉक योर टाइमिंग्स, यू शुड क्लॉक योर प्रायोरिटीज़. जब आपकी अपनी प्रायोरिटीज सॉर्टेड नहीं होंगी फिर तो आप 9 क्या तहज्जुद तक भी बैठेंगे दफ्तर में. बैठते हैं लोग, Yeah. लिटिगेशन में बैठा जाता Yes. है. वेरी कॉमन. माई प्रैक्टिस हैज़ बीन, मेरी टीम ने आज तक ओवर टाइम नहीं किया. नेवर एवर. 6 डॉट मी एंड माई टीम आर आउट. क्यों? क्योंकि अगर हमने 9 to 6 काम नहीं किया ना, फिर हम आफ्टर 6 भी नहीं करने वाले. मेरे नज़दीक जो इंसान ओवर टाइम करता है वो सिर्फ एक लेज़ी एक्सक्यूज़ है कि आपने अपने स्लॉटेड टाइम के अंदर काम नहीं किया, तो अब आप उसको ओवर कॉम्पनसेशन में निकाल रहे हो. तो इफ़ एनी पर्सन सेज टू मी कि हम तो 7 बजे 8 बजे 9 बजे तक बैठते हैं, दैट डज नॉट वर्क विद मी. क्यों बैठे अपना हो? प्रायोरिटाइज करें. यस बॉक्सेस बनाएं. आपकी ड्रिल होनी चाहिए, आपको कंप्लीट डायरी रेडी होनी चाहिए, आपकी चेकलिस्ट होनी चाहिए प्रायोरिटी वाइज टास्क की. वंस यू आर डन विद योर प्रायोरिटीज, उसके बाद यू कैन रिलैक्स. आफ्टर 6 आफ्टर 7 वाली कहानी मुझे कभी भी समझ में अच्छा, नहीं यू आर ऑन सम लीडिंग पोजीशन. आई. या आप एक कंपनी की लीडरशिप में आती हैं. या सो आपको क्या लगता है, आप में ऐसा क्या डिफरेंट है, या किस में, एक शख्स में, खातून है या आदमी है, उसमें क्या ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो लीडिंग पोजीशंस में आ सके? बिकॉज क्राउड बहुत है, ओवर क्राउडेड है हमारा प्रोफेशन, ओवर सैचुरेटेड है. सो कैसे आप स्टैंड आउट करेंगे? आप में ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो आपको स्टैंड आउट बनाती हैं, करती हैं? नेवर से नो टू न्यू टास्क्स. दिस इज़ माई मंत्रा. नेवर से नो टू लर्निंग. जो लोग जिस दिन ये सोच लेते हैं ना कि हमें तो बहुत कुछ आ गया है, वो आपका अपना किलर है. मैंने लाइफ में कभी किसी नई चीज़ को देखकर ये नहीं सोचा यार अब ये भी करना पड़ेगा. नो. व्हेन आई एम ऑन द फ्लोर, व्हेन आई एम वर्किंग, तो आई एम वर्किंग.
मैं बार बार शायद अपने बेटे का नाम ले रही हूँ, बट ही गिव्स मी द बिगेस्ट मोटिवेशन. कैसे? कि आई नो कि आई एम नॉट बीइंग अ मॉम, दैट मॉम गिल्ट स्टेज. आई एम नॉट बीइंग अ मॉम बिकॉज आई एम वर्किंग. तो आई हैव टू मेक श्योर द वर्क इज़ वर्थ इट. ये ना हो कि आफ्टर 6 व्हेन आई गो होम तो आई कैरी दिस गिल्ट कि यार इससे तो बेहतर था अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड कर लेती. ठीक है? यू ऑलवेज हैव टू मेक श्योर दैट यू आर कॉन्स्टेंटली लर्निंग. देखें, लॉज आपके फिंगर टिप्स पर नहीं हो सकते, सेक्शंस आपके फिंगर टिप्स पर नहीं हो सकते, बुक्स आर देयर टू हेल्प यू आउट. लेकिन किसी चीज़ को कभी भी अपने ऊपर बर्डन समझ के नहीं करें. जितना ज़्यादा आप एक्टिवली परसू करेंगे. एडिशनली इनक्विजिटिव होना. मैं शुरू से बहुत इनक्विजिटिव हूँ. आई हैव बीन अ पोइटेस सिंस आई वॉज अ स्मॉल चाइल्ड. मैं लोगों के पैटर्न्स बिहेवियर्स को बहुत ऑब्जर्व करती थी. दैट समहाउ रेजोनेटेड विद माई फील्ड एज वेल. वो जो आपकी इनक्विजिटिवनेस और वो जो आपके अंदर की एक थर्स्ट होती है ना कि ओके व्हाट न्यू, दैट गेट्स यू माइल्स कवर्ड. हार्ड वर्किंग होना, डिसिप्लिन्ड होना. डिसिप्लिन इज़ द की. जैसे हम अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर रहे थे, डिसिप्लिन इज़ द की. अगर आपकी लाइफ सॉर्टेड नहीं है ना तो आप मेसी ही रहोगे. मैं कितने लोगों को देखती हूँ, आप बिलीव कीजिए, मैं जब अपनी कोई वैकेंसी आती है मेरी डिपार्टमेंट में, आई इंटरव्यू अ लॉट ऑफ प्रोफाइल्स. सबसे ज़्यादा दुख मुझे उस वक्त होता है व्हेन आई सी पीपल अप्रोचिंग, देयर वॉक टेल्स कि वाई दे आर हेयर. सम पीपल वॉक लाइक कि ओके आ गए हैं बस नौकरी मिल जाए. सम पीपल वॉक लाइक ओके वी आर हेयर एक्साइटेड. सम पीपल वॉक लाइक कि ओके यहाँ का लीगल डिपार्टमेंट कैसा होगा, इधर काम कैसा होता होगा. द वॉक टेल्स यू अ लॉट. व्हेन दे टॉक, देयर टॉक टेल्स अ लॉट. तो ये सारी चीज़ें ना आपको एक कंप्लीट पैकेज बनना बहुत ज़रूरी है. मैं ये नहीं कहती कि शायद 100% क्रेडिट मेरी मेहनत को जाता है. नहीं, अल्लाह ताला का करम बहुत ज़्यादा है बहुत सारी चीज़ों में. कि इवन माई क्लासमेट्स दे हैव बीन अ पार्ट ऑफ माई टीम रिपोर्टिंग टू मी. तो ये सारी चीज़ें, बट आई नेवर गिव अप. व्हेन आई टोल्ड यू माई SM लॉ की कहानी एज वेल, दैट आई हैव नेवर स्टॉप्ड. तो आप जिस दिन कंटेंटमेंट लेवल में चले जाते हैं और आपके अंदर से वो इनक्विजिटिवनेस, वो थर्स्टीनेस ख़त्म हो जाती है, तो दैट्स द एंड ऑफ योर्स. अच्छा, जब कोई भी जॉब करते हैं और हमसे अक्सर कमेंट्स में भी एक कमेंट मुझे हर पॉडकास्ट पे ज़रूर आता है, जब भी मैं किसी प्रोफेशन को के साथ पॉडकास्ट करता हूँ, किसी प्रोफेशनल के साथ, कि आप हमेशा सैलरीज ज़रूर पूछा करें. आई डोंट वांट टू बट इट्स डिमांड. So that demand is routed to me only, and you ask everyone. I ask everyone, not Do directly. you get answers? I don't ask directly कि आपकी क्या सैलरी. I just want approximate figures. So again, same goes to you. मैं आपसे कोई आपकी exact pay scale नहीं पूछूंगा, but देखिए पहले जुमला होता था कि मर्द से उसकी तनख्वाह और औरत से उम्र नहीं पूछते. वर्किंग वुमेन से तो ना उम्र पूछते हैं ना तनख्वाह पूछते हैं. नहीं, बात ठीक है, बट हमें एक अप्रोक्सीमेट फिगर तो एटलीस्ट पूछना पड़ेगा. ओके. कि लिटिगेशन में भी आपने काम किया है, इन हाउस में भी यू आर ऑन लीडिंग पोजीशंस, तो क्या एक्सपेक्टेड सैलरीज होती हैं दोनों जगहों पे, और जो इन हाउस में है वो स्पेशली वो क्या सैलरीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अच्छा, लिटिगेशन इज़ अ वेरी थैंकलेस जॉब. वहाँ तो मतलब सैलरी वाला जो डेंट मुझे उस दौर में लगा था वो शायद मेरा आज तक भी चल रहा है, क्योंकि कंपनीज डिराइव योर कंपैरिजन फ्रॉम व्हाट यू वर डिराइविंग द लास्ट सैलरी. तो वो लास्ट सैलरी लिटिगेशन में तो मुझे याद है एक दौर में आई यूज्ड टू, नो नॉट इवन 20, आई यूज्ड टू वर्क विद अ सीनियर. आई वॉज अल्हम्दुलिल्लाह प्रिविलेज्ड इनफ, मेरे पास उस वक्त अपनी गाड़ी भी थी, ड्राइवर भी, सारा मेरा शुरू से एक सिलसिला रहा है. तो दैट सीनियर यूज्ड टू राइड विद मी इन माई कार. वो मुझे पे तो नहीं करते थे, बट मेरे ड्राइवर को वो ऐसे बुलाते थे जैसे वो उनका ड्राइवर. तो लिटिगेशन में तो यस या लिटिगेशन में तो आई डिडंट अर्न. लिटिगेशन में बहुत बुरा हाल था. वन ऑफ माई सीनियर्स, एक सीनियर मेरे ज़रूर ऐसे रहे हैं हु पेड मी, हु वॉज माई लास्ट वाले सीनियर, ही पेड मी एंड दैट वॉज अराउंड 25K मैक्सिमम. तो मैक्सिमम या, एंड आई वॉज द सीनियर एसोसिएट. वो जो है प्रॉपर सुबह कोर्ट भी, फिर 7 बजे तक दफ्तर भी. बट ये कि ही यूज्ड टू पे मी एंड माई फर्स्ट अर्निंग जॉब वॉज इन 2021. वो उसी लिटिगेशन फेज की थी एंड आई हैड बीन प्रैक्टिसिंग सिंस 2017. उस बीच में चलें कोविड भी आ गया, थोड़ा सा डिस्ट्रप्शंस हुई सारों की, बट आई वॉज अर्निंग वेल ऑन माई ओन केसेस. लिटिगेशन वालों को तो मैं कहती हूँ कि जितना आप पर्सनल केसेस से कमा सकते हैं ना, आप किसी सीनियर के साथ काम करके कभी नहीं कमा सकते. When you go into company, unfortunately, the companies derive your pay scale from the previous derived salary. So आप सही ना बताएं.
तो उस सच्चा हिसाब बनने से की बहुत जरूरत डिफरेंस क्या आ है? जाता है। बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि अगर आप डिपेंड्स ऑन द रोल एज वेल, देखिए हर कंपनी की अपनी सो एक अब hierarchy कंटिन्यू होती करें, है। मैंने आपके कंटिन्यूएशन को ब्रेक कर दिया, सो अब आई वांट टू नो योर डेंट. the dent has been there, but some things are working. हमारा जो HR है वो बड़ा एक्टिव है इन चीज़ों के ऊपर, मार्केट पैरिटी एंड ऑल ऑफ दैट, तो इंशाल्लाह वो कवर हो जाएगा. बट इवन व्हेन आई लुक बैक कि 5 साल में उस 25,000 से मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ तक आ चुकी हूँ, तो आई एम थैंकफुल फॉर दैट. उससे ऊपर ही जा रहा होता है बेंचमार्क. तो जो न्यू कमर्स आने वाले हैं या कुछ भी हैं, एक बात हमेशा जहन में रखें कि देयर इज़ ऑलवेज अ स्लैश. ठीक है ना, जो HR आपके इंटरव्यू में बैठा होता है वो HR आपकी निगोसिएशन के लिए बैठा हुआ होता है. अब कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जो कुछ भी नहीं कमा रहे होते, बट वो सीधा साधा आके कह देते हैं, चाहे कि वो एक सीनियर ऑफिसर लेवल के लिए आ रहे हैं या ऑफिसर लेवल के लिए आ रहे हैं, वो आते साथ कहेंगे जी हमें तो 2 लाख रुपए दे दें तो हम आ I जाएंगे. did it once. What was the result? Result was it was apparent and I knew that result. और मुझे पता था, मैं गया इसलिए था. I just want So I want people to avoid that. yeah, there was a company, I don't want to name that company, but मैं उसमें गया था just to interview, just to like attend interview. मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैंने जॉब करनी, इवन अगर मुझे वो सैलरी मिल भी जाती, I would have done it. So मैं ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, they approached me. पहले मैंने सोचा जाऊँ ना जाऊँ, फिर मैंने कहा चले फार्मा चलते में हैं. तो दे पे really Yeah, well. yeah. Yeah. So एक लाइक एंट्री लेवल जॉब ही थी, कोई इतनी ज़्यादा लीगल की थी बट एंट्री लेवल. सो इंटरव्यू हुआ, जो मैंने कोई तैयारी वगैरह भी ऑनेस्टली नहीं की थी. जो था, जो मुझे थोड़ा बहुत पता था लिटिगेशन से, मैं गया, मैंने इंटरव्यू दिया, हुआ इंटरव्यू, एंड दे आस्क्ड मी कि व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेड सैलरी. I asked them 400K with benefits. I remember the person who was interviewing me, he was He writing must have something. looked up. He was writing something and he saw like, Yeah. what? With benefits? Yes. Okay, we'll tell the HR. I knew at that moment That you had messed up, yes. no, it was not messed up, but I knew कि कुछ होने नहीं वाला. मैंने कहा हाँ, yes, I expect this. Yeah. So, देखिए मैं न्यू कमर्स वगैरह को जैसे लोग सुनेंगे तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी कि ऑलवेज बी प्रैक्टिकल. लाजिम नहीं है कि आप किसी कंपनी में जा रहे हैं तो आप वहाँ छक्का मारने जा रहे हैं. कंसिस्टेंसी विल गेट यू देयर. आई एम वन एग्जाम्पल कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल में मल्टीप्लाई बाय हाउ मैनी फोल्ड्स आई हैव रीच्ड. तो जस्ट बी कंसिस्टेंट. कोई भी कंपनी इसलिए नहीं है कि आप वहाँ जाएंगे और छक्के मारेंगे और वो आपको पहली दफ़ा में एक चार्टर्ड प्लेन पकड़ा देंगे और कहेंगे अच्छा, जी हम इसके थ्रू आया इसको जाए थोड़ा सा करो. इंटरेस्टिंग बनाते हैं इस तरह से कि हम आपसे पूछते हैं कि डेंट तो आपको एक लगा 25,000 से, आपका क्या ट्रांजिशन था जब आपने स्टार्ट किया? सो व्हाट वाज योर सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी? Initial starting Yeah, salary with yeah. my first ever company that was No. what? Maybe in house anywhere. Okay, my first ever company they paid me 55,000. जबकि मेरे ही कंपैरिजन में the other assistant managers that were there they were deriving 85K. On But same since level. yes, they were also assistant managers. I was an assistant manager. But since I was coming from a law firm background, तो मुझे उन्होंने ये कहा कि हम तो आपको आपकी पिछली ड्रॉन सैलरी से डबल दे रहे हैं. उनको पता था कि ये काम कर लेते हैं, या सब्र शुक्र कर ये लेते हैं लिटिगेशन वाले जो हैं ये बहुत पेशेंट होते हैं, सब्र शुक्र कर साबिर लेते होते हैं. हैं. हाँ, कुछ भी मिल जाए सो मिल तो रहा But है. from there, I actually learned when I went and I joined and I realized कि okay, the AM threshold starts from 80. And I'm being paid, नुकसान I'm में जा even रही हूँ. below the threshold. It started from 80 and it closed at 120. तो मैं तो उससे भी बहुत नीचे थी. Then I learned the gimmicks के इसके बाद okay. सीनियर जो मैनेजमेंट लेवल्स हैं, इस पे क्या स्केल्स किस तरह से बढ़ते हैं? मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है या देयर आर सम स्केल्स? No, it varies. It varies very drastically company profile पे भी कि either it's a sole proprietorship or either it's a private limited or a public limited or an MNC. Multinationals का तो बिल्कुल ही एक different structure है. Then it also varies कि आपका hierarchy level क्या है. अब कुछ कंपनीज के अंदर कुछ स्टेप्स, कुछ hierarchy मिसिंग होती है, तो उस हिसाब से उन्होंने अपने बेनिफिट्स रखे होते हैं. तो मैं कोई कंक्लूसिव बात नहीं कर सकती, बट ईच कंपनी एट प्रेजेंट इज़ पेइंग रियली रियली वेल. इस हिसाब से कि अगर आप मैनेजेरियल लेवल पे बात करें तो आराम से 5 लाख to 6 लाख यू कैन डिराइव. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सैलरीज भी होती हैं, लाइक आई हैव मेट पीपल जो कि 20-20 लाख 30-30 लाख सैलरीज ड्रॉ कर रहे हैं लीगल में. सो वो कैसे एक्सपीरियंस वो कैसे earn की जाती है? experience. They must have been in the field for a consistent 12 years or 14 years or 17 years. They have more experience. Yeah. Eventually. The experience plays a role, and additionally, where you have come from.
आपकी पिछली सीवी क्या कह रही है, आप कितने डाइवर्स हो। अब मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानती हूँ कि जिनकी डाइवर्सिटी उनको बहुत आगे ले गई है। आई माई सेल्फ कंसिडर टू बी वन ऑफ दोज पर्सनस कि जिनको अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिलते चले गए कि जहाँ से मैं मल्टीप्लाई होती चली गई। बट आई वुड ऑलवेज से कि बी वेरी वेरी सिलेक्टिव व्हेन इट कम्स टू योर मूवमेंट। कुछ लोग होते हैं वो बस रैंडम कि ठीक है कोई भी जॉब आ रही है, कोई भी काम आ रहा है, आप उसको कर लें। नहीं, वेट, गो फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी एंड देन स्टे कंसिस्टेंट। तो ये चीज़ आपको इन द लॉन्गर रन बहुत बेनिफिट देती है। सो आप एफएमसीजी में हैं, सो कौन से ऐसे लॉज हैं जो इंडस्ट्रीज के लिए आपको स्पेशलाइज करने होते हैं या आपको फ्रीक्वेंटली उस पर काम करना पड़ता है? कौन सा ऐसा लॉ है स्पेसिफिक इंडस्ट्री ओरिएंटेड आपका? एक्चुअली सबसे पहले तो जैसे हम लॉज की पहले भी बात कर रहे थे, फूड लॉज, द फूड लॉज हैव टू बी देयर। आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि आपकी कंप्लाइंसेस क्या हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। एडिशनली द हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल फैक्टर्स आर देयर, उनके बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। देन एफएमसीजीज़ की बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ द आईपी, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स, डिज़ाइंस, लोगोस, इनकी आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। द ट्रेडमार्क लॉज हैव टू बी देयर व्हेन यू मूव टूवर्ड्स दैट। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो एफएमसीजीज़ के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मार्केटिंग लॉस क्या होते हैं, क्योंकि आपका एफएमसीजी सेक्टर टेलीविज़न पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, आपकी एड्स चल रही होती हैं। तो वहाँ कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं, पेमरा के रेगुलेशंस क्या हैं, आपके जो भी ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशंस हैं उनके रेगुलेशंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको एफएमसीजी के एंगल से पता होना बहुत ज़रूरी होती हैं। अब एफएमसीजी सिर्फ एफएमसीजी नहीं होती, कंपनी नहीं होती, उसके साथ एक प्लांट भी होता है। देयर इज़ अ फैक्ट्री एज वेल दैट इज़ ऑपरेशनल। अब हमारे पास सिर्फ एफएमसीजी के अंदर कंपनीज नहीं होती, हमारे पास फैक्ट्रीज भी होती हैं जहाँ पर आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा होता है, द फैक्ट्रीज और द प्लांट्स। तो आपको उसके लिए भी बहुत ज़्यादा लॉस की अवेयरनेस होनी ज़रूरी है, पर्टिकुलरली द फैक्ट्रीज एक्ट के क्या क्या इम्प्लीमेंटेशंस हैं, क्या क्या कंप्लाइंसेज हैं, कोई ब्रीचेज ना हो रही हों, फूड सेफ्टी के एंगल से, आपके एम्प्लॉयज़ के एंगल से, आपकी लेबर के एंगल से। उसके साथ साथ आपको लेबर लॉस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास पर आवर वाले वर्कर्स होते हैं, आपके अपने सैलरी ड्रिवन वर्कर्स भी होते हैं, 3P वर्कर्स भी होते हैं आपके पास। इसके अलावा आपके पास एनवायरमेंटल लॉस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी फैक्ट्री का डिस्पोजल वेस्ट वो सारा किस तरह से जाएगा, कहाँ पर डिस्पोज ऑफ होगा, आपके प्रॉपर सीवरेज सिस्टम्स क्या होने चाहिए। ये सारी चीज़ों की ये बेसिक की लॉज हैं जो एक एफएमसीजी सेक्टर के लिए आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। अच्छा, आपका रेगुलेटर कौन है? जो फूड इंडस्ट्री का रेगुलेटर कौन? जैसे हर कंपनीज का रेगुलेटर जैसे एसएससीपी वगैरह, बट फूड रिलेटेड स्टफ, लाइसेंसिंग, इन सारी चीज़ों को कौन देखता है? अच्छा, व्हेन वी टॉक अबाउट द रेगुलेटर, तो सबसे पहले जो हमारा मेन रेगुलेटर है दैट इज़ द सिंध फूड अथॉरिटी। फॉर अब सिंध फूड अथॉरिटी हिलाल के लिए है क्योंकि हमारी फैक्ट्रीज सिंध में है। दोज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स दैट आर लोकेटेड इन पंजाब, उन पर पंजाब फूड अथॉरिटी है। इसी तरह जो केपीके में है उन पर केपीके की फूड अथॉरिटी है। तो बेसिकली द फूड अथॉरिटीज़ आर और प्राइमरी रेगुलेटर्स। इसके अलावा सर्टिफिकेशंस और बिजनेस लाइसेंसेस वगैरह ये सारा कुछ हम डिफरेंट बॉडी से डिराइव करे होते हैं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास भी हमें रजिस्टर होना होता है क्योंकि हम यहाँ पर अपना बिजनेस रन करें। तो इस तरह की डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, बट द प्राइमरी वन आर द सिंध फूड अथॉरिटी फॉर सिंध। अच्छा, हम फिल्मों में देखते हैं कि फूड इंस्पेक्टर का छापा पड़ जाता है, तो आपकी कंपनीज के साथ, नॉट योर कंपनी स्पेसिफिकली, या होता है ऐसा रियलिटी में भी, या जस्ट मूवीज में हम देखते हैं? नहीं, कि बिल्कुल होता है, ऐसा बिल्कुल हुआ होता है। कि से जो फूड ऑफिसर है उसने आके दावा बोल दिया, छापा मार हाँ, दिया, सील कर दिया। हाँ, सील कर दिया। कितना, हाउ ऑफनली इट हैपेंस? अच्छा, व्हेन वी टॉक अबाउट द कंपनी दैट आई एम करंटली वर्किंग इन, तो अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह द कंप्लाइंसेस आर वेरी टॉप नॉच। कंप्लाइंस की बहुत अच्छे तरीके से मॉनिटरिंग की जाती है, रेगुलेशंस की बहुत अच्छी की जाती है, तो ऐसी चीज़ हमने इनकाउंटर नहीं की। बट जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट द मार्केट प्रैक्टिस, तो येस इट डज़ हैपन। फूड अथॉरिटीज़ वाले आते हैं, उनको अगर आपके किसी किस्म की वॉयलेशन या ब्रीच दिखती है तो वो लाजिम ना सिर्फ आपका प्रोडक्ट कॉन्फिस्केट कर लेते हैं, बल्कि वो आपकी प्रीमिसेस को भी सील करके चले जाते हैं। तो दैट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस। और आई गेस अगर वॉयलेशंस नहीं होंगी तो शायद फूड अथॉरिटीज़ का काम ही बंद हो जाएगा। देन वाई दे आर देयर फॉर। तो उस तरह की चीज़ तो बिल्कुल सिर्फ फिल्मों में नहीं होती, रियलिटी में भी हो रही होती है। असिस्टेंट कमिश्नर्स भी आते हैं, हम देख रहे होते हैं आजकल तो हर असिस्टेंट कमिश्नर या जो भी गवर्नमेंट अफसर, वो टिकटॉकर भी साथ है, सोशल मीडिया मैनेजर भी उनके या साथ हैं। वो साइन करते हुए हम उन्हें देखते हैं, दुकान सील कर दी और ऊपर बिल्कुल साइन कर बिल्कुल रहे हैं, तो बिल्कुल। वो चीज़ें भी आप लोग इनकाउंटर करते हैं या ऐसे आते हैं आपके पास भी? बिल्कुल करते हैं। देखें, फूड अथॉरिटीज़ हों चाहे रेगुलेटर्स हों, जैसे ओवर प्राइसिंग की बात हो गई या प्राइस कंट्रोल रेगुलेटर्स हो गए,
रेगुलेटर्स ओकेजनल विजिट्स भी करते हैं, उनकी एक ड्रिल होती है जो हमेशा कंडक्ट करते हैं। फूड अथॉरिटीज़ वाले भी लाजिम ड्रिल्स कंडक्ट करते हैं। हाँ, जहाँ कहीं आपकी ब्रीच होगी, वॉयलेशन होगी, तो दे मेक श्योर टू एक्चुअली थ्रेटन यू और सील द प्रेमिसेस या पिनलाइज यू। मेजॉरिटी केसेस में तो पिनलाइजेशन होती है, आपको फाइन हो जाते हैं, बट सीलिंग वाला मामला बहुत रेयर केसेस में होता है। ज़ाहिर है यू आर आपकी भी या कोई भी अगर इंडस्ट्री होती है, देयर या बिग या entities, बड़े या प्लांट्स, द बहुत लोग रेपुटेशन employments एंड एवरीथिंग मैटर्स अ लॉट, employments and all कंप्लायंसेस आर that। देयर। यस वो यस हमने जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का हमने जब पढ़ा था सब्जेक्ट, तो उसमें ये था कि समटाइम जो इंडस्ट्री होती है वो इतनी बड़ी होती है कि इकोनॉमी का एक सब्सटेंशियल पार्ट बन चुकी होती है। यस यस सो अगर वो वायलेशंस कर भी रही होती है, सो यू जस्ट कैन नॉट उसको बस हमला करें, उस पर बंद कर दें। कोई ना कोई आपको ऐसे वेज निकालने होते हैं, या उसको छोड़ दें, लेट इट गो, थोड़ा बहुत मैनेज करें, हाँ बर्दाश्त करें, या फिर आप उसको कोई ऐसा तरीका निकालें कि इतना इफेक्ट ना आए उसका। सो इंडस्ट्रीज़ का भी आई थिंक यही है। नहीं, इंडस्ट्रीज़ की ये चीज़ चलती है एक हद तक, लेकिन चलती है। जितना मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है या जितना मैंने मार्केट प्रैक्टिस में देखा है, फाइन्स आर वेरी वेरी कॉमन। फाइन्स तो हम इतने सुनते हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि देखें सीधी सी बात है कि लॉ का पर्पस किल हो जाता है अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होनी। जहाँ आप लैकूना देंगे तो बॉडी इंटरफेयर करेगी, जो आपका रेगुलेटर है वो लाजिम इंटरफेयर करेगा। 100% ठीक है, कोई भी कंप्लाइंट नहीं होता। 100% कंप्लाइंट होने में इट टेक्स एजेस, आपको बहुत टाइम लगता है, बहुत प्रैक्टिस लगती है, बहुत मैन फोर्स रिक्वायर्ड होती है। बट वंस यू आर ऑन द जर्नी, लेट्स एज्यूम अगर आप कहते हैं कि जी आपने सिर्फ अपनी एप्लीकेशन भी मूव की हुई है, दैट वेरी क्लियरली शोज योर इंटेंट। अब अगर हम कह देते हैं कि जी किसी चीज़ को आपने प्रोटेक्ट करना है, या आप कोई प्रोडक्ट अपना मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं, उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने से पहले आपने उस प्रोडक्ट का लेबल रजिस्टर होने दे दिया है। मैं आपको एक सादी मिसाल से समझा रही हूँ। आपने लेबल रजिस्टर होने दे दिया है, अभी वो लेबल चाहे अप्रूव नहीं हुआ, आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ, बट आपकी इंटेंट शो हो गई है कि वी वांट टू रजिस्टर इट, हम प्रॉपर लीगल काम करना चाह रहे हैं, हम अपनी कंप्लाइंसेस सीधी करना चाह रहे हैं। दैट एप्लीकेशन सेज अ लॉट अबाउट यू। तो इस तरह से अगर आप शुरू भी कर देते हैं ना चीज़ों को, तो इन द लॉन्गर रन वो आपको बेनिफिट देती हैं, और गवर्नमेंट एक्सचेकर्स वगैरह को तो वैसे बेनिफिट होता है। कुछ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हमारे मुल्क में सिर्फ अब बच गई हैं, कुछ बड़े मैन्युफैक्चरर्स बच गए हैं जो ना सिर्फ गवर्नमेंट एक्सचेकर के लिए एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, बल्कि अपने आप को भी ग्रो कर रहे हैं, और साथ साथ आपकी आवाम की एम्प्लॉयमेंट का जरिया भी बने हुए हैं। तो अगर गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ खामखा बार बार उन्हीं को ही तंग करती रहेंगी, तो फिर तो वैसे ही वी आर ऑन द वर्ज ऑफ डूमिंग, तो वो चीज़ मजीद मल्टीप्लाई हो जाएगी, जल्दी हो जाएगा। यस यस यस। सो मैं आपसे अब जानना चाहूँगा, जैसे हमने फूड अथॉरिटी की बात की, तो इनके पास क्या पावर्स होती हैं, क्या क्या चीज़ें ये करते हैं? ओके, फूड अथॉरिटीज़ हमारी मैं बात करूँ तो दे आर वन ऑफ द इंस्टीट्यूट्स जो कि बहुत अच्छा काम करें। मैं इन पर्टिकुलर अगर पंजाब फूड अथॉरिटी की भी बात करूँ, या सिंध फूड अथॉरिटी की, या केपी के फूड अथॉरिटी की, दे आर वेरी वेरी एक्टिव एंड विजिलेंट। इनका जो सबसे पहला रोल है दैट इज़ टू आइडेंटिफाई वेदर द प्रोडक्ट इज़ गुड फॉर अ कंज्यूमर। अगर प्रोडक्ट जो बन रहा है, जो मार्केट में आ रहा है, दे मेक श्योर कि जो आपका एंड प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर के लिए ना सिर्फ हेल्थ वाइज ठीक हो, बल्कि सेफ्टी के एंगल से भी ठीक हो। तो फूड अथॉरिटी सबसे पहले तो दे मेक श्योर द प्रोडक्ट इज़ गुड, देन दे मेक श्योर द लेबलिंग एंड पैकेजिंग इज़ गुड, देन दे मेक श्योर कि आप किसी किस्म का सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट कंज्यूमर के एंड तक नहीं पहुंचा रहे। हम इससे पहले जो हलाल एक्ट की बात कर रहे थे, हलाल एक्ट बेसिकली मेक श्योर कि द ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्लोबल एक्सेप्टेंस इज देयर। आपका हलाल लोगो आपको ग्लोबल रिकग्निशन ज़्यादा दिलाता है, ताकि आपकी एक्सपोर्ट बेहतर हो सके। फूड अथॉरिटीज़ आर मोर अबाउट द लोकल स्टैंडर्डाइजेशन। फूड अथॉरिटीज़ प्रोविंशियल हैं, ये फेडरली गवर्न नहीं हैं, ये प्रोविंशियल बॉडीज़ हैं, एंड दे मेक श्योर कि आप अगर एक 5 स्टार होटल में बैठ के खाना खा रहे हैं, या आप एक ठेले से फ्राइज़ ख़रीद के खा रहे हैं, तो उन दोनों के अंदर कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी तरह से कंज्यूमर को इफेक्ट कर सके। तो फूड अथॉरिटीज़ बेसिकली आर देयर टू मेक श्योर दैट यू गेट क्वालिटी हाइजीनिक फूड एट योर एंड। ये इनका बेसिक रोल है। सो एनी लास्ट वर्ड फॉर व्यूअर्स, या हमारी पॉडकास्ट के लिए कोई सजेशन? आपकी पॉडकास्ट पे आके आई रियली हैड अ गुड कॉन्वर्सेशन। हमने काफ़ी अच्छी डिस्कशन की, आई होप। एंड सबसे बात ये कि जो मैं न्यू कमर्स को कहना चाहूँगी, ठीक है कि आई हैव ऑल्सो बीन इन द फील्ड सिंस क्वाइट अ टाइम, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन वाउच फॉर सर्टेन थिंग्स। कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान को बहुत आगे तक लेके जा सकती हैं। सबसे पहले अगर आप उन चीज़ों पर थोड़ी मेहनत करना शुरू कर देंगे, तो यू विल नॉट हैव रिग्रेट्स लेटर ऑन इन लाइफ।
एडिशनली ऑलवेज स्टे हम्बल। आप लाइफ में अपने गोल्स अचीव कर लें, आप किसी टारगेट तक पहुंच जाएं। अगर आप में आजी नहीं है, आप में हम्बलनेस नहीं है, तो दैट थिंग विल कम एंड गो इन अ विफ। आप नहीं कंट्रोल कर सकेंगे एंड दैट विल बी लाइक गॉड सेंट टू यू। आप उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाएंगे। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर हम्बल येट मोटिवेटेड। आपने रुकना नहीं है, आपने किसी सूरत में अपने एम्बिशंस और ड्रीम्स को छोड़ना नहीं है। ऑलवेज गिव योर 100%, बट इफ इवन दैट 100% डज नॉट वर्क इन योर फेवर, देन लीव दैट इन गॉड्स हैंड। जिद नहीं लगानी है चीज़ों को लेकर, बट जब आप अपना 100% देते हैं ना, तो आई कैन वाउच फॉर इट कि चीज़ें मटेरियलाइज होती हैं आपकी फेवर में। सो आप हमारे व्यूअर्स को रेकमेंड करेंगी हमारा चैनल सब्सक्राइब करना या नहीं? बिल्कुल मैं रिकमेंड करूँगी। मैं ना सिर्फ आपके व्यूवर्स को करूँगी, बल्कि आई विल ऑब्वियसली बी सर्कुलेटिंग द पॉडकास्ट ऑन माई एसोसिएटेड प्लेसेस एज वेल। और ना सिर्फ मैं आपके व्यूवर्स को रिकमेंड करूँगी, बल्कि मैं फ्रेटर्निटी को भी और बाकी को भी ज़रूर रिकमेंड बस करूँगी। व्यूअर्स हमारी नहीं सुनते तो मैडम की सुन लें, करें भाई सब्सक्राइब, ताकि मजीद ऐसी पॉडकास्ट हम आप तक पहुंचाते रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।